अस्सलामुअलैकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, वक्त के किनारे नज़र पर आज फिर कई रंग एक साथ उभरे हैं। कहीं रिलीफ की नर्म हवा है तो कहीं महंगाई की तेज धूप अपना असर दिखाती है। पेट्रोलियम मसाल के इस खेल में एक हाथ ने बोझ थाम लिया है तो दूसरा तराजू अब भी आवाम की जेब को तोल रहा है। मौशी निजाम का सफर आलमी लहरों से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ आलमी मालियाती दरवाजे खुलने की उम्मीद जागी है तो वहीं किफायतशारी का चिराग भी हर घर में जलाने की बातें हो रही हैं। उधर सफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान एक पुल की मानद खड़ा है जो बिखरते रिश्तों को जोड़ने की कोशिश में मसरूफ नजर आता है। मशरिक वस्ता में अमन के बीज बोने की जिदोजहद जारी है। राब्ते, मुलाकातें और मुज़ाकिरात एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। खित्ते की फजा में कशीदगी के बादल जरूर हैं मगर उनके बीच अमन के किरण रास्ता बनाने की कोशिश में है। दूसरी जानिब अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दी के अंधेरों में कमी की रोशनी भी दिखाई दे रही है। जैसे तवील रात के बाद शहर की पहली झलक। ये सब मंजरनामा एक ऐसी कहानी सुनाता है जहां आजमाइश भी है, उम्मीद भी, दबाव भी और तदबीर भी। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे। ये किस्सा धमाका खेज मादे का नहीं है, ये किस्सा इन अंगारों का है जो खामोश जमीन के सीने में भी दहकना जानते हैं। ये वो घड़ी है जब हदे निगाह पर सुकून नहीं, एक फैलता हुआ साया है और फजा में जलने की हल्की सी बात आने वाले तूफान की खबर देती है। यमन के संगलाख पहाड़ों से उठी एक सदा, हौसियों के हाथों किया गया पहला वार अब सिर्फ एक खबर नहीं रहा। ये रद्द-ए-अमल की वो लहर है जो सरहदों को अबूर करके पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले रही है। उधर अमेरिका की पॉलिसी से आज हल्कों में बयानिया बदलता हुआ महसूस होता है। कभी बातचीत की नर्म धूप, कभी ताकत का सख्त साया, जैसे फैसले अभी मुकम्मल नहीं हुए। पर्दे के पीछे काविश जारी है, अल्फाज के जरिए आग को रोकने की कोशिशें जारी हैं मगर वक्त की रफ्तार कुछ और ही कहानी सुनाती है। खलीजी रियासतें आप सूरत हाल को सिर्फ देख नहीं रही, वो जान चुकी हैं कि वक्ती ठहराव मसले का हल नहीं बल्कि एक वक्फा है। किसी बड़े मरहले से पहले आलमी ताकतें शहरियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की बात करती नजर आती हैं, लेकिन समंदरों में बढ़ती हुई नकलो हरकत किसी और समत का इशारा देती है। ईरान की तरफ से भी लहजा बदला नहीं, यह मरहला जवाब का है और हर कदम एक नई कशीदगी को जन्म दे सकता है। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें सगीर चौधरी साहब, मलिक नजीब और डॉक्टर बशारत ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में, और इसी के साथ ही हमें ज्वाइन करेंगी सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें वक्त देने के लिए। सगीर चौधरी साहब, आपसे इस प्रोग्राम का मैं आगाज़ इस वक्त करना चाह रही हूँ। सर, हम देख रहे हैं कि स्टार्ट में जो एक हाइप क्रिएट की गई थी, बल्कि ये इस वक्त बात हो रही है सर, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उस पर जो बात हो रही थी कि महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आएगा। फिर हमने देखा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसने किस तरीके से हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं समझती हूँ कि चीज़ें लेकर चले हैं और आवाम का बोझ भी कम किया है, लेकिन उसके साथ साथ फिर भी कहीं ना कहीं महंगाई की जो एक आवाज़ है वो फिर भी कहीं ना कहीं से सर हमें सुनाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि कहा तो ये जा रहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करेंगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उसके बाद मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि जंग का आज 29वां दिन है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का एक फैसला जो है वो भी हमारे सामने आता है। अवाम थोड़े बहुत खुश जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल, डेफिनेटली पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी कीमतें जो है बढ़ जाती हैं। सर, किस नज़र से देखेंगे आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, हमने कल स्पीच किया और उन्होंने अपनी स्पीच में कौम को एतमाद में लेने की कोशिश की है, स्पेशली जो पेट्रोलियम मसनियात हैं उसकी कीमतों में इजाफे के हवाले से, चूँकि बहुत ज़्यादा एक र्यूमर्स से फैले हुए कि जी शायद कीमतें जो हैं वो 2 गुना हो जाएंगी, तो इस हवाले से उन्होंने वजाहत की है। उन्होंने कहा जी कि जो उनके पास समरी आई थी, उन्होंने कहा कि 95 रुपीज़ जो है वो पर लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे की थी समरी। इसी तरह 203 रुपये डीज़ल की कीमत में जो है वो इजाफे के लिए कहा गया था, लेकिन हमने ये इजाफा नहीं किया और हमने आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो बाकायदा एक सब्सिडी रखी है और वो हम सब्सिडी जो है वो 56 अरब रुपये इजाफी जो है वो हुकूमत बोझ बर्दाश्त करेगी, तो बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें सर मान ली जाती तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है 500 से ज़्यादा होती और इसके साथ ही डीजल की कीमत 700 से ज़्यादा होती। असल में देखें, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ डिफरेंट है। जैसे पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे अब क्राइसिस बाकायदा सर उठाना शुरू हो चुका है और वहाँ पे जाके देखें तो पेट्रोल की लंबी लंबी लाइनें पेट्रोल पंप्स पे आपको नज़र आएंगी। एलपीजी गैस के सिलेंडर लोग लेके फिर रहे हैं, उनको एलपीजी गैस नहीं मिल रही। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बिल्कुल कंट्रोल में है, हमारे पास राशन भी है पूरा। लेकिन आकाशा देखें,
वो इंजेक्शन जो जंग के आगाज़ में 1-2 दिनों में ही लगा दिया गया था आवाम को 63 रुपीज़ की मद में, उसका आवाम अभी तक दर्द नहीं भूले। वो बहुत सर बड़ा, वो कह रहे हैं कि अगर आप 110 रुपए भी कर दिया जाता तो आप क्या कर सकते नहीं थे? नहीं 10 तो सर वो कर इतना किया है और अब तक तो हम और कुछ भी मजीद नहीं बढ़ाई तो काफी है। ये 95 रुपए फी लीटर अब इजाफा कर देते तो हम तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते थे। बात वही है सर। वो 203 रुपए अगर डीजल की कीमत बढ़ा देते तो फिर भी हम वज़ीर-ए-आज़म साहब और हुकूमत का कुछ नहीं कर सकते थे। हम बैठ के बात ही कर सकते थे और अब भी बात ही कर रहे हैं। लेकिन उनकी बड़ी मेहरबानी और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई, अदरवाइज़ वो बढ़ा भी सकते थे। तो मैं बात जो पिछली कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि वो कीमत एकदम इतनी बढ़ गई थी कि दुनिया उस वक्त कीमत बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। तो उस वक्त हमने फ़ौरन कीमत बढ़ा दी और हमने फौरी तौर पे उसको रेज़ कर दिया। देखिए महंगाई का जिन अब बोतल से बाहर तो निकलेगा। आप ये मत सोचें कि पाकिस्तान में इसके इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। चलें लेट आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो इसके मुतहम्मल भी नहीं हो सकते। हमारे पास तो इतने उस तरह के वसाइल भी नहीं है जिस तरह के दीगर ममालिक के पास वसाइल होते हैं, उनकी मनसूबाबंदी है। हमारी तो कोई मनसूबाबंदी नहीं है, हम तो कर्ज़ पे चलने वाला मुल्क है। तो खैर फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारे एक मुल्क में वो हालात नहीं हैं जो पड़ोसी मुल्क के हैं। पड़ोसी मुल्क की इस वक्त सूरत-ए-हाल बहुत अबतर है, उससे बहुत दर्जे हम अभी भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसकी उम्मीद जो है वो पूरा जो है वो टाइम पे या हमें लॉन्ग टाइम पे नहीं लगानी चाहिए। इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। महंगाई जो है वो हर चीज़ को अफेक्ट करेगी और फिर जब करेगी तो फिर पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी और उसके साथ डीजल की कीमतें भी बढ़ेगी। इस वक्त महंगाई जो है पूरी दुनिया में सर बढ़ रही है और तेल की कीमतें जो है पूरी दुनिया में दुगनी हो गई हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कह रही है कि ये बोझ हम खुद बर्दाश्त कर लेंगे। अब चीज़ें समझ से बाहर ये हो चुकी हैं कि हुकूमत ये बोझ किस तरीके से बर्दाश्त करेगी, जबकि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो दुगनी हो चुकी हैं। जी डॉक्टर बशारत साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इनके पास रिज़र्व था, जो पहले कम कीमत पे ख़रीदा हुआ था, वो अभी मौजूद है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि पहले 15 दिन के बाद जो है रिव्यू की जाती थी पेट्रोलियम प्राइसेस, अब वो जो है हर हफ्ते रिव्यू की जाती हैं। तो एक हफ्ते के लिए इन्होंने जो है वो प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं कुछ पेट्रोलियम आइटम्स की, लेकिन ये है कि अगले हफ्ते ये फिर रिव्यू करेंगे और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर दुनिया में प्राइसेस चली गई क्रूड की तो फिर ये कि ये भी बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ ये उम्मीद भी है कि शायद उस वक्त तक मुज़ाकरात शुरू हो जाएं ईरान के और अमेरिका के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान एक सालिसी का किरदार अदा करेगा। तो उस वक्त फिर ये है कि कीमतें ये नीचे भी आ सकती हैं। सर एक दफ़ा कीमतें बढ़ जाएं तो क्या वो कीमतें दोबारा वही रेट्स हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नीचे आएंगी। जो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, अगर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसके ऊपर कोई डिसीजन हो जाता है तो ये कीमतें एकदम नीचे आके उसी जगह पर आ जाएंगी जो $70-73 के करीब था बैरल, उस पर वापस आ जाएंगी। तो ये है कि ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जंग कितनी जल्दी ख़त्म होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कितनी जल्दी ईरान जो है वहाँ से इजाज़त देता है कि जो है बहरी जहाज़ गुज़र सकें और जो LNG और जो तेल वहाँ से लेकर आते हैं वो ला सकें। तो जितनी जल्दी वो खुल जाएगी उतनी जल्दी पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है प्राइसेस जो है वो इस्तेकाम पर आ जाएंगी और कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ जो मुल्क के अंदर महंगाई होती है, मैं आपको बता दूँ, इसमें एक बड़ा हिस्सा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी और कुछ जो करप्ट लोग हैं उनकी जो है मिली भगत से यहाँ पर महंगाई की जाती है। अब जैसे रमज़ान शुरू होता है तो क्या ये तेल कम हो गया था उस वक्त जब रमज़ान शुरू हुआ, हर चीज़ की कीमत 4 गुना कर दी गई थी? नहीं, उस वक्त सिर्फ ये आपस की मिली भगत होती है। इसमें ताजिर, इसमें मिडलमैन, इसमें होर्डर्स जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो मिलकर कीमतों की जो है ना कीमतों को बढ़ाते हैं। अब आप अंडों का देख लीजिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एग्स जो हैं वो पाकिस्तान में सर्दियों में 400-450 रुपए दर्जन तक ले जाए जाते थे। इस साल क्योंकि अफ़गानिस्तान को तरसील बंद है, वहाँ से तिजारत बंद है, तो इन्होंने जो होर्ड किए हुए थे, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने छुपाए हुए थे अंडे, वो इनको निकालने पड़ गए क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। तो वो मार्केट में आप देखें कि 200-220 के करीब जो है वो बिकते रहे, सर्दी में भी नहीं बढ़े। तो ये सारी चीज़ जो है अगर हमारी इंतज़ामिया चाहे, इनको सब पता होता है इंतज़ामिया को कि किसने कहाँ पर क्या चीज़ छुपा रखी है और वो इस तरह कीमतें बढ़ाई जाती हैं। बाकी जहाँ तक तेल का ताल्लुक है तो वो तो एक आलमी चीज़ है और उसमें अगर बढ़ाई जाती हैं आलमी तौर पर तो वो पाकिस्तान पर इम्पैक्ट आता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, इन्होंने जो 63 रुपये बढ़ाया था इस महीने के शुरू में,
वो 63 रुपया जो है वो पुराने तेल जो ख़रीदा हुआ था उसकी कीमत बढ़ाई थी, जो कि बिल्कुल जायज़ नहीं था। और वो तेल की कीमत जो उन्होंने बढ़ाई है वो हुकूमत के ख़जाने में नहीं गई, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को के पास उसका गई फायदा है, पहुंचा, उसको बिल्कुल। फ़ायदा पहुंचाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन इसमें जो नाकामी है वो हमारी अपोजिशन की है। देखें, जब हुकूमत कोई गलती करती है, हुकूमत कोई करप्शन करती है, हुकूमत कोई गड़बड़ करती है, ये अपोजिशन का काम होता है कि उसको पार्लियामेंट में भी उठाए, उसको जो है ना और तरीक़ों से भी उठाए, और उसके ऊपर जो है उस इशू को लेकर और आवाम को भी बताया कि तुम्हें इस तरीके से लूटा जा रहा है। लेकिन क्या पार्लियामेंट में इस पर कोई बहस कराई गई? क्या कोई शेडो कैबिनेट बनाई गई है अपोजिशन की तरफ से? उनको तो सिर्फ एक जो उनका इशू है उसके अलावा किसी चीज़ की होश नहीं है। अवाम मरे जिए, अवाम को बिजली कितनी महंगी दी जा रही है, गैस कितनी महंगी दी जा रही है, अवाम के साथ और क्या क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं, किस तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है हर मतलब मद अवाम में। के जो हुकूक हैं उसका किसी को ख्याल नहीं है। बस ऑपोजिशन जो है, अपोजिशन का जो काम है वो सही तरीके से नहीं कर पा रही है। सिर्फ उन्हें उनका जो फोकस है वो एक ही काम पे है। मलिक नजीब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से डॉक्टर बशारा साहब ने भी बात किया ऑपोजिशन के हवाले से, सो ऑपोजिशन अगर चाहे तो इस पे बहस होकर मामला जो है वो दुरुस्त किए जा सकते हैं। जो महंगाई बढ़ने की बातें हो रही है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। सो अवाम के बारे में इस वक्त सोचा नहीं जा रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अवाम के बारे में सोचा और कीमतें बढ़ाते तो क्या हो जाता, लेकिन उनकी जानिब से कीमतें जो है वो नहीं बढ़ाई गई हैं, बल्कि कौम से 2 मरतबा खिताब किया गया और उनकी जानिब से ये कहना है कि हम अवाम के दर्द में उनके साथ खड़े हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात की अपोजिशन की, तो इस वक्त अपोजिशन का किरदार कौन अदा कर रहा है? एक अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है सिर्फ मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो भी सही से नहीं कर रही तो ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कहाँ पर सुनी जाती है? वो तो अपने लीडर के लिए पिछले 3 सालों से धक्के खा रहे हैं, उनकी मुलाकातें तक नहीं करवाई जा रही हैं। तो हुकूमत अपोजिशन को किसी सूरत भी जो है वो बात करने की इजाज़त नहीं देगी, ना पार्लियामेंट के अंदर देगी, ना अवामी सतह पर देगी। अवामी सतह पर ये बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, और लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियां हैं, वो उनकी बात सुनी ही नहीं जाती है। तो जहाँ तक बात है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ख़िताब किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान किया है, तो हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए क्या किया है? आप ये देखें, अवाम की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए हैं। ये जो पेट्रोल की बचत की जा रही है कीमतें बढ़ा कर, ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके पास पहले से एक स्टॉक पड़ा हुआ था और इसका एक फ़ायदा जो है वो पेट्रोलियम के जो ताजर हैं उनको दिया गया है। स्टार्ट से किफायत शारी का दर्ज दे दिया ना अवाम को, वो कीमतें बढ़ा दी, फिर अवाम ने थोड़ा सा कम यूज़ किया तो डेफिनेटली किफायत शारी सिर्फ हुकूमत अपने उसके लिए कर रही है, अवाम तक उसके असरात नहीं पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए हुकूमत को ये चाहिए कि आप जो अमीर तबका है, ताजर तबका है, उन पर आप टैक्स का निज़ाम जो है वो मौसर करें। आप टैक्स के निज़ाम को मौसर करेंगे तो टैक्स से जो पैसा आएगा उसके ज़रिए आप पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करें और उसके जो असरात हैं वो अवाम तक पहुँचाएँ। तो इस वक्त मैं तो आवाम देती है ना सर, आवाम तो देती है, लेकिन टैक्स का निज़ाम जो है वो आपको भी पता है कि वो किस हद तक मौसर है पाकिस्तान में। जो टैक्स चोर हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं? टैक्स चोरी किया जाता है, आपको भी पता है, हुकूमत को भी पता है, हम सबको पता है कि कौन टैक्स दे रहा है। टैक्स हमेशा गरीब आवाम ने दिया है, अमीर तबके ने कभी टैक्स नहीं दिया है। तो जब तक आपका टैक्स का निज़ाम मौसर नहीं होगा तो आप उसके जो असरात हैं मईशत के, वो आप आवाम तक नीचे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। आवाम को आप उसी सूरत में सहूलियात फ्राहम करेंगे जिस टाइम आपके पास टैक्स का रेवेन्यू आएगा, टैक्स का पैसा आएगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास कोई इक़दाम ही नहीं है, कोई हिकमत अमली ही नहीं है। तो जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आवाम को किसी किस्म का इस पे फ़ायदा, डेफिनेटली सही कहा सर आपने, वो फ़ायदा जो है आवाम तक पहुंच भी नहीं सकता और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ भी नहीं सकती। सायरा जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये तीसरा हफ्ता वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद किया और उसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो इजाफे की समरी थी जो मुझ तक पहुँची थी उसमें पेट्रोल की कीमत जो है वो 95 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत 203 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ शामिल थी, लेकिन उन्होंने आवाम का सोचा और आवाम को रिलीफ दिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। आवाम का सोचा, सुने, इनको समझ नहीं आती ये लॉलीपॉप, ये चूरन, ये इस किस्म की बातें अब पुरानी हो चुकी है। भले जितने वो कहते हैं ना कि
पुरानी चीज नए रैपर में आप लपेट कर देंगे, हम तब भी नहीं लेने की। यानी कि वही बात है कि समरी दी, मैंने नामंजूर कर ली, और ये बात बताने के लिए वो आगे कौम से खिताब करने के लिए। जी जो उससे पहले जिस तरह अभी डॉक्टर बशारत साहब ने बात की, मेरे दूसरे कुलीग ने बात की कि जिस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोल बढ़ा ही नहीं था और इनके पास सारा स्टॉक था, उस वक्त तो आपने फौरन, वो कहते हैं ना, हफ्से माह तकद्दुम के तौर पे किसी को नवाजने के लिए पहले 8 रुपए बढ़ाए और उसके बाद 55 रुपए बढ़ा दिए। तो ये इस किस्म के भाषण हमें आकर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अवाम को तसल्ली देते हैं ना, इसलिए कि अवाम बेचारी इन मुट्ठी भर जो अशराफिया है, जो ज़कात के मुस्तहक हैं, जो यतीम व मस्कीन है, हमने उनका भी तो पूरा करना है ना। यानी कि कितने शर्म की बात है, और इतनी ढिठाई से आके स्क्रीन पे उनको देखना भी नहीं चाहते हम। तमाम इस हुकूमती टोले की बात कर रही हूँ कि आके इस किस्म के बयान देते, जहां आप अरबों रुपए की मराद दे रहे हो, जहां आपका माहाना 9 अरब का पेट्रोल आप इस पूरी ब्यूरोक्रेसी और इस पूरी गवर्नमेंट के जितने भी कारिंदे हैं, इवन रिटायर्ड जजेस और खुदा जाने किस किस को पेट्रोल मिल रहा है, उसमें आके ये अवाम को क्या कहते हैं, सादगी का दर्स देते हुए इनको शर्म नहीं आती, और ये समझते हैं कि ये इनकी बात को हम लोग कबूल भी कर लेंगे। हमारे पास तो वो कहते हैं कि उस वक्त से जब तक वजीर खजाना ने कहा था कि जी 28 दिन का है, अफवाहों पे कान ना धरे, अगले दिन आके हमारे सर पे ये बम फोड़ दिया। अब वो कहते हैं ना कि हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए आपको और हमें ये बताया जा रहा है कि जी हमने बढ़ाया नहीं। इन लोगों ने कभी अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया हो तो इनको एहसास हो आवाम का, कि आवाम वो जो कहते हैं कि ये जो अभी कीमत है उसमें भी लोगों का क्या हाल हो रहा है, कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो खाएं। जो यहाँ पर नौकरी पेशा लोग हैं, बसों के किराए बढ़ गए हैं और तमाम चीजों के किराए, जो भी इस ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज में शामिल होती है उसमें किराए बढ़ गए हैं। लोगों का जो बेचारे जॉब पर जाते थे, तो ये इस किस्म की आके बात करते हैं, तो इनको इंसान, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है कि इनको मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर जवाब दूं। इसमें बस वही चीज होती है जो हम यहाँ पर मीडिया पे बोल नहीं सकते, कि वो फिर ऐसी जुबान इस्तेमाल करने को दिल करता है, मगर मसला ये है कि इनको असर भी नहीं होता। सायरा जी, आप कह रहे हैं उन्होंने अवाम पर बोझ डाल दिया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि पहले भी हुकूमत ने बोझ बर्दाश्त किया और अब दोबारा से 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो फिर भी हम ही बर्दाश्त कर लेंगे। जी जी, आप ही बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों, वो क्या इत्तेफाक फाउंड्री बेच दी है, एवन फील्ड के वो बेच दिए, या जाती उमरा को इन्होंने क्या कहते हैं उसको, उसकी बोली लगा दी है अपनी जेब से, उधर से कर्जा लेते हैं, उधर से मतलब वो करते हैं। मुझे बताएं कि एक जज की, रिटायर्ड जज की 15-15 लाख रुपए पेंशन, आप ये तमाम देखें, ये तो हम इनको पाल रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि भाई हमने बोझ मुंतकिल नहीं किया, नहीं किया तो उसको किसी दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। फिर आगे हमें बताया कि हमने तो बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है, इसलिए हमने बीच में ये जो चार्जेस हैं हमने ये डाले हमें। फिर उसके बाद तमाम चीजों को वो किसी ना किसी तरीके से निकलते हैं। फिक्स चार्जेस, उस पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी कि भाई उन्होंने वो कर दिया। मैंने आप ही के प्रोग्राम में बताया था कि वो सारे फिक्स चार्जेस एक बिल के ऊपर कितना मतलब वो आया है, तो ये किसी ना किसी तरीके से निकाल लेंगे। इनके क्या ही कहने, या तो वो तमाम अशराफिया की मराद खत्म कर दें। अभी कराची आए हैं, उनका जो काफिला था, इधर से जरदारी साहब गए, 32 गाड़ियां उनके साथ, और ये तमाम चीजें आप लिस्ट दें ना कि सरकारी गाड़ियां कितनी हैं, उनमें कितना पेट्रोल डलता है। तो ये सब ऐसे बस कहने की बातें हैं, क्या कहूँ इनको। मुश्किल हालात सिर्फ अवाम के लिए, आप ये कहना चाह रही हैं डॉक्टर बशा जी? कौन सी है ये, तो अभी काम दौरे हुए, वरना तो इनके तो दौरे नहीं खत्म हो रहे। कभी इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो तमाम चीजें देखें, इनको आके नहीं कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मईशत हमारी इतनी मजबूत है। हम बोलते ना आप और हम की जी मौशी अदम इस्तेकाम, नहीं, हमारी मईशत बहुत मजबूत है। ये जो अरबों खरबों की करप्शन होती है वो यहीं से तो होती है, इसी में से तो निकलती है। आप उनकी मराद देख ले, मैं कहती हूँ कि मतलब मुझे तो अब वो चेहरे, मुझे घिन आती है अब कि इनकी, और फिर उसके बाद इस तरह की आके ये चीजें या भाषण बताते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ट्रे में ताम रख के बैठी हुई और मैं अपने जो घर के बाकी लोग हैं या अपने मुलाजिम उनको बोलूं कि हालात बहुत खराब है, आज से तुम लोगों ने दाल खानी है, लेकिन तुम लोगों का सदका ज़कात मैं खा रही हूं, तो इसलिए मेरे हाथ में ये मुर्गे की टांग है।
इनकी आप सारी चीजें देख लें। अभी तो इन तमाम इस जंग लग गई और इन्होंने शुक्र किया होगा कि जो जहाज का गुलगुला खत्म हुआ है, उसके बाद आपने देखे कितने बेफजूल किस्म के पंजाब गवर्नमेंट ने जो अपने प्रोग्राम शुरू किए और फिर उसको मुंह की खाकर उसको खत्म करना पड़ा। जी आप इनकी मराद देख लें, आप एक स्पीकर की 21 लाख तनख्वाह, उसकी 21 लाख तनख्वाह, मतलब मतलब किफायतशारी का जो दर्ज है वो सिर्फ आवाम के लिए है। वो सिर्फ अवाम के लिए है। इनको क्या है, इनको बैरे हम पाल रहे हैं, अगला वक्त ये आएगा कि हमसे हमारी ज़कात भी लेंगे, चलें चलें हमसे हमारी ज़कात भी लेंगे कि ज़कात दे दे ताकि इनकी तमाम चीजें पूरी हो जाए। कर्जा किसके लिए लेते हैं, वो अवाम तक तो कभी कोई चीज आई नहीं कि उस कर्जे से हमने, आपने मैडम सुना जो हो कि बैंक यहाँ में पर कटौती होती है ज़कात के नाम पे, वो कहाँ जाती है, इन्होंने कभी बताया? ये भी नहीं बताया। मैं आपको बात किसको देते बताऊं, हैं मुझे वो किसी ज़कात की कटौती? एक खादी से जोड़ा लिया था, 15,000 रुपए का जोड़ा था, किसी को देना था, मंगवाया था। तो मैंने जब पर्ची देखी, मैं अभी मोबाइल में आपके सवाल से पहले वही ढूंढ रही थी, तो उस पर 2700 टैक्स था। तो वो 17,700 रुपए का जोड़ा मिला और मैं हैरान थी कि मैंने तो 15,000 रुपए देखे थे, लेकिन जब मैंने पर्ची देखी तो उस पे वो थे। आप और हम तो हर चीज पर टैक्स देते हैं, एक चीनी पत्ती, एक पेस्ट लेते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। ऊपर भी टैक्स। बाकी यही अशराफिया है जिनके वो कहते हैं ना कि बाद में फिर एफबीआर के चेयरमैन बन जाते हैं, जो तमाम अशराफिया उनकी क्लाइंट होती है और पहले टैक्स फिर चोरी आवाम को के गुर बताते हैं, फिर चेयरमैन बन जाते हैं। जी चल। जी बिल्कुल, वो जी। सारे फिर उनके क्लाइंट चल। होते हैं। फिर उनकी बात पे यकीन नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है कि ये तो सारे आपके क्लाइंट हैं। सायरा जी, तो अशराफी कफायतशारी पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं कि कफायतशारी अब इख्तियारी नहीं है बल्कि हर शहरी जो है उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। जिस तरीके से आपने भी बात किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उनका जो कराची का दौरा था वो भी हमारे सामने है, उनका प्रोटोकॉल भी हमारे सामने है, कमर्शियल परवाज का भी वो इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुसूसी तैयारी को जो चुनाव था वो ज़रूरी समझा है। इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन। कभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो अपने कपड़े बेचने की बात करते हैं कि आवाम को रिलीफ देने के लिए अगर मुझे अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो ऐसा कुछ कर दूंगा। उसके साथ साथ जो कामरान टिसोरी साहब हैं, उन्होंने एक बात की है कि अपना घर भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा, मगर बच्चों की IT की क्लासेस जो हैं वो बंद नहीं होंगी। जब आप लोग इक़्तिदार में होते हैं तो आप लोग आवाम से इतना टैक्स वसूल किया जाता है, आवाम की बातें तो की जाती हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, उनके फ्यूचर के बारे में, जो आपकी यूथ है उसके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा जाता। नौकरियां नहीं हैं, स्कूल बंद हैं, कफ़ायतशारी का दर्ज जो है वो आवाम को दिया जा रहा है। क्या जितने भी कफ़ायतशारी के जो दावे किए जाते हैं, जो बातें की जाती हैं, वो सिर्फ आवाम तक महदूद हैं? क्या सिर्फ वो तमाम काम जो कफ़ायतशारी के हवाले से हैं वो आवाम ने ही करने हैं? हम देख रहे हैं कि कफ़ायतशारी के ऐलान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आवाम तक महदूद हैं। सगीर चौधरी साहब, वज़ीर आज़म जो है उन्होंने कमर्शियल परवाज़ जो है उसका भी, मतलब गरीब मुल्क है उस तरीके से इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के वो भी हमारे सामने हैं, हमारे लिए मुश्किलात जो हैं, मईशत जो है वो हमारी इस वक्त लड़खड़ा रही है, हालात जो है वो ख़राब हैं। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुसूसी तैयारी पर कराची का उन्होंने दौरा किया। चलो प्राइम मिनिस्टर है सो सूट भी करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनका प्रोटोकॉल था उसमें भी कोई कमी नहीं आई है। फिर ये कफ़ायतशारी जो है वो है किसके लिए, दर्ज किसके लिए? ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस। ये उनका दौरा तो बस इस एक लफ्ज़ पे ख़त्म हो जाता है, और आप जो भी इनको कह लें तो उसमें सिक्योरिटी आ जाती है। ये पता नहीं सिक्योरिटी हमारे अंदर से कब निकलेगी, ये समझ नहीं आ रही हमें। सिक्योरिटी के नाम पे हमें इतना बेवकूफ़ बनाया जाता है, सिक्योरिटी के नाम पे हमें इतना लूटा जाता है कि आप एक तरफ कफ़ायतशारी का दर्स दे रहे हैं, आप अपने सारे दौरे मनसूख कर दें, डोमेस्टिक जितने भी दौरे हैं उसको ख़त्म करें, इधर बैठ के काम करें। आप जूम पे नहीं ले सकते कोई भी मीटिंग जो है वो, आपके पास तो सारी चीज़ें, अच्छा, हमें मिसालें दूसरे ममालिक की दी जाती है, वहाँ के जो वज़ीर आज़म है उनके मिसालें दी जाती हैं और फिर हमारे मुल्क में यही काम होता है। आप वहाँ पे जाके ट्रैवल करके तो सैर सपाटा करने के लिए वहाँ पे चले गए, आप ये चीज़ जूम पे कर सकते हैं। आप लोगों को दर्स दें कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप 3 दिन की आपने छुट्टियाँ की हुई हैं, लोगों को कह रहे हैं गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, और ख़ुद जो है वो आप उससे इज्तनाब कर रहे हैं जो लोगों को आप दर्स दे रहे हैं। लेकिन ये कॉलोफुल में बड़ा तजाद है गवर्नमेंट के।
आपको वो करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की जो आवाम को तंग करना या परेशान करना, देखें आपने स्कूल सारे बंद किए हुए हैं, आगे एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, बच्चों की तालीम का इतना हर्ज हो रहा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे? जैसे कोरोना में हुआ था इसी तरीके से, इससे ज़्यादा बदतर हालात हैं अब कि आप बच्चों को पता नहीं है कि उन्होंने कब स्कूल जाना है, तैयारी कैसे करनी है, जूम पे बच्चे कैसे तैयारी करेंगे? वैसे अब एक आम सी बात है कि जब भी कुछ ऐसे हालात होते हैं, हमने कोविड में भी देखा, उसके अलावा भी देखा, कुछ थोड़ा सा मुल्क पे कुछ मतलब नाजुक मोड़ पे जब मुल्क आके खड़ा होता है तो सबसे पहले हमारा जो तालीमी इदारे हैं उनको बंद किया जाता है। मतलब तालीमी इदारों में कौन सा पेट्रोल जो है वो यूज़ हो रहा है जो सबसे पहले तालीमी इदारे जो हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं? देखिए ये सबसे पहले जो है वो इन्होंने एक ऑटो पे लगाया हुआ फार्मूला कि जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है वो तालीमी इदारे हैं ना, तो सबसे पहले कहते हैं जी नहीं, तालीमी इदारों को बंद कर दें, कट लगा दें इस पे, इससे पेट्रोल की बचत होगी, डीजल की बचत होगी, और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें कमी आएगी और इससे बहुत ज़्यादा हमें बचत होने वाली है। पता नहीं इनको बैठ के कौन सी पॉलिसी साज इस तरह की पॉलिसियाँ बताते हैं। भाई आप साहिब राय हैं, इतने इलेक्शन आपने लड़ लिए, आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपको नहीं पता कि ये तालीम जो है ये हर नौजवान का एक बुनियादी हक होता है, आप उसको तालीम से महरूम कर रहे हैं। ये तो तालीम से महरूम, सरकारी सतह पर तालीम से महरूम करने वाली बात है ना, कि आपने सरकारी सतह पर कदम लगा दी कि आपने स्कूल नहीं जाना। भाई स्कूल बंद है, जंगज़दा इलाके हैं वहाँ पे कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही, लेकिन हम जो है वो कभी सिक्योरिटी के नाम पे और कभी जंग के नाम पे स्कूल बंद कर देते हैं, और इसी तरह से हम जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जितने भी लोगों के काम काज हैं, दिहाड़ीदार बंदा जो है वो क्या करेगा? मुझे बताएं कि दिहाड़ीदार बंदा जिसका रोज़ाना का गुज़र औकात जो है वो उसके उस दिन की वेजेस पे होता है, तो वो कितने इस तरह के लोग हैं, लाखों की तादाद है, तो वो क्या करेंगे? वो किधर जाएंगे? आपने उनका कभी सोचा कुछ? आपने तो उनको बकारी बना के रख दिया है। आप कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको दे देते हैं जी, 12,000 ले लें और बस आपका गुजारा महीने का हो जाएगा। आप खुदा का खौफ करें, जिस तरह आप महंगाई करते हैं सर जी, इसमें गुजारा नहीं होता। जाएं बाजार में, जाएं गली मोहल्लों में, जाएं लोग किस तरीके से रह रहे हैं। लोग अपने 2 वक्त के खाने से मजबूर हुए हैं, लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल उनके पास है ही नहीं। अब देखें कि अब जंग तो जाहिर सी बात है कि पूरे खित्ते में है ना इस वक्त, और उसके असरात तो पाकिस्तान पे पड़ने हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सबको बंद करके घर में एक स्मार्ट लॉकडाउन करके ये अच्छा डिसीजन किया है कि आप सबको घर में बंद कर दो, तो भाई लोग अपना गुजरोकात किस तरह करेंगे? उसका क्या किया आप लोगों ने? उसका क्या प्लान दिया आपने? उसका तो कोई प्लान नहीं दिया। आपने सिंपल एक ये ऐलान कर दिया कि जी 3 दिन बिल्कुल बंद होगी हर चीज़ और तालीमी इदारे बिल्कुल बंद रहेंगे, और इसके अलावा दफातर में भी किसी ने नहीं जाना, रोज़गार पे भी किसी ने नहीं जाना। तो भाई जब लोग रोज़गार पे नहीं जाएंगे, घरों में बैठ जाएंगे, तो लोग खाएंगे कहाँ से? आप एक आम आदमी जो है वो कहाँ से अपना गुज़र-औक़ात करेगा? तो आप अपनी आबादी को देखें कि आपकी आबादी क्या इतनी है। आपकी तो इतनी ज़्यादा आबादी है और उसके मुताबिक हर मुल्क जो है अपनी प्लानिंग करता है। आपकी इतनी आबादी और आपने प्लानिंग क्या की जो है सर वो सादिर कर दिए जाते हैं। डॉक्टर बशारत साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये टॉपिक तो हमने डिस्कस कर लिया, काम आदमी, हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं उनकी तो बात कर ले सर। उसके साथ हम देख रहे हैं कि IMF के साथ 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर की जो किस्त की राह है वो हमवार हो चुकी है। क्या ये समझ रहे हैं आपके मुआहिदा है पाकिस्तान की, ये जो मईशत है इसको मुस्तकिल बुनियादों पर ये मुस्तहकम कर सकेगा ये जो मुआहिदा है? देखिए, बात यही हो रही थी इस प्रोग्राम से पहले एक जगह पर जी, ये जो मुआहिदा है ना, इसमें आपको सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ अगर साल का मिलता है तो इससे पाकिस्तान थोड़ी चलता है। पाकिस्तान को 31-32 अरब डॉलर्स जो हैं वो तो रेमिटेंसेस आ जाते हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भेजते हैं। इसके अलावा आपकी टेक्सटाइल की सनत है वो 24-25 करोड़ 24-25 अरब उधर से आ जाते हैं, और बाकी बहुत सारे और पाकिस्तान की इनकम के ज़राए हैं। ये जो 1.2 अरब डॉलर्स आप लेते हैं उसके लिए वो नाक रगड़वाते हैं पाकिस्तान से, उसकी वजह मैं समझता हूँ ये है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं, आपके जो अखराजात हैं, आपके जो गवर्नमेंट के तरीक़ेकार हैं, आपके मुल्क में जो करप्शन होती है, आपके मुल्क में और जो मामलात हैं स्पेशली फाइनेंस से मुतालिक, उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, उनको जो है असूलों के मुताबिक, बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक आप चला सकें। अगर ये आप IMF के प्रोग्राम से निकल जाते हैं तो क्या साल का ये 1.2 अरब नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आप SROs जारी करेंगे अपनी मर्ज़ी के। SROs के ज़रिए जितना मर्ज़ी आप जो है जिसको मर्ज़ी फ़ायदा दें, जिस बिज़नेस को मर्ज़ी फ़ायदा दें, जिस बिज़नेसमैन को मर्ज़ी फ़ायदा दें,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि वैसे तो इस 1.2 अरब से कुछ नहीं बनता, लेकिन ये है कि वो लोग कम से कम आपके ऊपर एक चेक रखते हैं और आप लोग जो हैं उनको जाकर और या वो यहाँ पे आते हैं तो आप उनको बताते हैं कि हम किस तरीके से अपने मामलात को बैनुल-अक़वामी कवानीन के सर क्या मुताबिक कभी चला जान रहे हैं। छूट सकती है हमारी IMF से? देखें, वही मैंने अर्ज़ की ना कि आपकी जान तो आज छूट सकती है, आप कह दें हम नहीं इसमें शामिल होना चाहते, लेकिन फिर ये है कि फिर बिल्कुल ही जो है यहाँ पर तो आप लोगों ने पिछले 45 साल से ऐसे लोग बिठाए हुए हैं, जनरल ज़िया बिठा गया था, जो कि सिर्फ जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, बड़े बड़े जो है ज़मींदार हैं, इनके हाथों में सारी पावर है। ये 85% आपकी असम्बलीज़ में ये बड़े ज़मींदार और बड़े जागीरदार और बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। ये लोग जो हैं आपके मुल्क के अवाम की जो 25 करोड़ अवाम है उसकी किस्मत का फैसला करते हैं। ये तमाम पॉलिसीज जो हैं ये अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं। 5% ये तमाम कवानीन अपने, आप देखें ना ज़मींदारों के ऊपर कितना टैक्स है, कितना टैक्स देते हैं, ये अपने ऊपर टैक्स लगने नहीं देते। इसी तरीके से और बहुत सारी मराहत हैं जो सिर्फ इनको मिलती हैं। और फिर ये कि सबसे ज़्यादा जो क्रश किया गया है वो मिडिल क्लास को किया गया है। और मिडिल क्लास वो होती है, मैं क्योंकि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत अरसा बाहर गुजारा है, वहाँ पर मिडिल क्लास जो है वो तरक्की देती है मुल्कों को, उससे मुल्क तरक्की करते हैं। अमेरिका जो है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ये बाहर से टैलेंट को बुलाते हैं। वो टैलेंट मिडिल क्लास का टैलेंट होता है, जहाँ से उनको कोई टैलेंटेड आदमी मिलता है, औरत मिलती है, उसको बुलाते हैं और उससे वो उसको अच्छे मराद देते हैं, तनख्वाहें देते हैं और उसे कहते हैं उसके ज़रिए वो अपने मुल्क को तरक्की देते हैं। तो ये तरीक़ेकार होता है। आपने अपनी मिडिल क्लास को क्रश कर दिया। हर साल लाखों जो है पढ़े लिखे लोग वो मुल्क छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की एक डिग्री जो है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, वो 1.5 करोड़ रुपए की है एक बच्चे के लिए। वो 1.5 करोड़ की डिग्री लेकर फिर खाली बैठा होता है। अभी आप बात कर रही थी कि ये स्कूल क्यों बंद होते हैं, कॉलेज क्यों बंद होते हैं, ये दफ्तर क्यों 3-4 दिन को बंद होने लग गए। मैं तो कहता हूँ इन स्कूलों का, कॉलेजों का फ़ायदा क्या है? ये जो डिग्रीज दे रहे हैं इन बच्चों को, तो आप 5,000 की नौकरी नहीं बाहर मिलती जब ये इतनी बड़ी बड़ी डिग्री 1.5 करोड़ रुपए की डिग्री लेकर निकलते हैं। इसी तरीके से ये अगर ऑफिस बंद हो जाते हैं, ये तो अगर ये पूरे हफ्ता बंद रहे, पूरा महीना बंद रहे हैं, तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये तो सिर्फ रोड़े अटकाने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ये इनका कोई काम ये तो नहीं है कि आपके मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो करप्शन होती है हमारे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होती है या सियासतदानों की तरफ से होती है। तो अगर आप ये दफ्तर पूरा वक्त ही बंद कर दें तो मैं कहता हूँ मुल्क तरक्की कर जाएगा। मुल्क तरक्की कर जाएगा। जी जी डॉक्टर बशारत, आपका पॉइंट आ चुका है। सायरा जी, मुझे याद है कि हमारे एक प्रोग्राम में आपने बात की थी कि क्या इस IMF को एक आम आदमी नहीं दिखता, एक जो हमारे अवाम है, हमारे लोग हैं, उसके मुताबिक ये कोई अपनी डिमांड नहीं रख सकते कि ये वाली चीज़ें जो है होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा आम आदमी की ही बात होती है, फिर महंगाई बढ़ा दो, इस तरह की बातें जो वो सामने आती हैं। सायरा जी, ये भी बात काफ़ी टाइम से हम लोग डिस्कस करते आए हैं कि हमारी IMF से जान कब छूटेगी, क्योंकि कफ़ायत शारी का जो दर्स दिया जाता है, कब जब भी मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ पे खड़ा होता है, तब हमें कहा जाता है कि कफ़ायत शारी अपनाई जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर मुस्तकिल कफ़ायत शारी जो अपनाने का कहा जाता है, तो क्या हमारी IMF से जान छूट सकती है या सिर्फ ये हुकूमतें जो हैं इनको एक सहारा है IMF का? क्या कहेंगे? जान छूटने को तो देखिए, आप कोई भी कोशिश करे तो वो काम हो सकता है। मसला ये है कि उन कर्जों से इनकी दाल रोटी चलती है, इनकी अयाशियां खत्म हो जाएंगी। ये चाहते ही नहीं है। मतलब कोई भी, मैंने तो कोई ऐसा देखा ही नहीं कि जिसके दिल में आवाम का दर्द हो। सिंध में स्कूल बंद है, सिर्फ एक जिले में 460 स्कूल बंद है। अभी आपने कहा कि मतलब गरीब का बच्चा कहाँ जाए, मेरे इलाके में तो तालीम भी नहीं है। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया। इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड किया, इन्होंने हारी कार्ड किया है, 2 भैंसें दे दी या 3 बकरियां और 1 बकरा। इमरान खान ने भी तो कट्टा और भैंस का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था मैडम, मुर्गियां पालें। मुर्गियों वाला भी था। 5 मुर्गियां थी, 1 मुर्गा था, मेरे ख्याल है 4 मुर्गियां थी शायद, इस तरह। मैंने अभी आप बात दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ, मैं आपको जवाब दे दूं। जी जी अभी मैं जब गाँव तमाम जो नौजवान तबका ये सारा कुछ था, मैं खुद अभी मेरा जो वो कहते हैं ना कि एक देसी मुर्गियों का छोटा सा मैं बना रही हूँ, वो खुद शुरू कर रही हूँ और लोगों को ये तरगीब दी है। और इस ईद पे लोगों ने खान साहब को याद किया था कि ये खान ने कहा था और बाकी लोग मजाक उड़ा रहे थे। 30 रुपए का देसी अंडा है। अगर कोई घर में कोई 10 या 20 मुर्गियां रख के 10 अंडे भी वो होते हैं तो कितने हुए? 300 रुपए डेली ला के घर में वो दाल रोटी तो खा सकते हैं। कोई 4 प्याज 2 टमाटर और सब्जी आ जाए कि भूखे नहीं मरेंगे। उनका जो ये विजन था वो बहुत अच्छा था कि घर में अगर कोई बच्चे हैं अपने देसी मुर्गी के अंडे भी खाते हैं तो एटलीस्ट जो आजकल हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें पेट की बीमारी
उनमें ब्लड ये थैलेसीमिया और खुदा जाने क्या क्या, तो एटलीस्ट एक कोई प्रोटीन भरा कोई देसी अंडा खाएंगे तो उसकी वो गजाई जरूरियात पूरी होंगी। और घर में कोई बकरी है, एक भैंस होगी, तो उसका दूध पी कर भी, जाहिर है जो बच्चों की ग्रोइंग एज है, अब मुझे हटा दिया उधर से 700 उसका तिहारी कार्ड, ये दे दिया वो दे दिया। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, जो मुझे तो मैं बैतुल माल का भी मैं सोच रही थी कि उसका इतना बजट वो नहीं पता कि कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। ये तमाम चीजें बंद करें। फिर मुझे आप बताएं, एक गरीब मुल्क कि जो कर्जे में वो कहते हैं ना कि बाल बाल उसका डूबा हुआ है, वो 15 लाख रुपए पेंशन देगा, वो 9-9 करोड़ की गाड़ियां लेगा, वो 11-11 अरब के जहाज लेगा। अभी आपने कहा सिक्योरिटी थ्रेट ना, तो मुझे हंसी आ रही थी कि जिन उम्रों को, चले मैं अपने आप को भी शामिल करती हूँ, हम पहुंच चुके हैं, हमें सिर्फ इजराइल की तरफ से थ्रेट हो सकती है, हजरत इजराइल, मौत के फरिश्ते की थ्रेट हो सकती है इनको। कौन सी इनको थ्रेट? यानी कि आप अपनी आवाम में नहीं, ये तो कहते हैं ना कि हम आवाम में निकलते हैं, आके PIA में आ जाते हैं, आगे वो जो 6 कुर्सियों को बिजनेस क्लास किया हुआ है बैठते और आ जाते हैं, थोड़ा आवाम से भी मिल लेते हैं, आवाम से भी बात कर लेते हैं, आवाम भी खुश हो जाते ना। हाँ, लोग भी खुश हो जाते, पता चल जाता ना आप कितने पानी में हैं, कि आप बात कर लेते। मुझे तो ऐसा मौका मिलता, मैं इनकी जगह होती तो मैं तो जाती कि चलो भले कुछ नहीं, मैं भी 2-3 लोग बुरा भला बोले, लेकिन क्या पता 7 को मेरी बात अच्छी लग जाए या 7 को मैं समझा पाती। तो ये फिर मजा नहीं आता ना ऐसी चीजों पे, कि जब ये फिर IMF का प्रोग्राम कि IMF ने ये कर दिया, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और वो पत्थर दिल पे रख लिया, कपड़े बेचेंगे, जहर खाने के पैसे नहीं है, ये इन्होंने ऐसे ही रखे हैं जैसे नहीं है आईनी हाथों से निपटा जाएगा, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी, मुल्क कैसे यूं हो रहा है, और जो किसी ने इस पे किया तो मुहब्बे वतन वो नहीं होगा। ये फिक्रे अब रट चुके हैं, अब बुढ़ापा तारी हो चुका है, अब वो कहते हैं ना कि सब मगरिब हो चुकी है जिंदगी की, मगर इनके फिक्रे खत्म या कम नहीं हुए, और बस ऐसे ही चला रहे हैं। वो डेली बेसिस पे, जैसे किसी को हवाई रोजी होती है ना, ये लगता है डेली बेसिस पर गवर्नमेंट चला रहे हैं। और अब क्या कहूं, अभी सुना है कि वो मतलब कोई इदारा इनसे चला नहीं। आप स्टील मिल का हाल देख लें, PIA पकड़ के भेज दी। यहाँ पर पोर्ट में चले जाए तो मेरे ख्याल में 11 से 23, मेरे ख्याल में कुछ 16-17 जो बर्थ थे वो आपने UAE को दे दिए, एयरपोर्ट आपने आउटसोर्स कर दिया। अब जो आप बहुत सारे वो नाम ले रही थी, ये मंशा साहब सुना है कि अभी उसके हनीफ अब्बासी के साथ रेलवे को देख रहे थे। उससे पहले बशारत साहब ने कहा कि मैं तो, आपने कहा ना ये जागीरदार या वो, अब तो वो जागीरदार रहे ही नहीं। अब तो जो एक जागीरदार है, हमारी भी जमीनें हैं, हम चारों वक्त परेशान होते हैं। अभी बारिश हो रही थी और हम आसमान को देख रहे थे कि गंदुम कटी पड़ी है, अब पता चला गंदुम का रेट भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं कोई हमारे यहाँ सिंध में कि पता नहीं कितनी खरीदी जाएगी बोरी, और वो सारा करके वो तो रहे ही नहीं। वो जागीरदार होते थे पहले, जागीरें होती थी। फिर जब से हमारे यहाँ वो कहते हैं ना खाद को हम सब्सिडी भी देते हैं, हम अपने घर की जो गैस है हम खुद सिलेंडर चलाते हैं, मगर हमने फर्टिलाइजर कंपनियों को हमने गैस दी हुई है, लेकिन वो खाद हमें ब्लैक पे मिलती है। पानी के लिए सर फाड़ना पड़ता है। अभी पानी नहीं था, पता चला कि वो भाई कि जो एक्सियन होता है ना उनका इरिगेशन का रेट बढ़ गया है। वो जब तक सारे जिम्मेदार मिला के किसी की अपनी जमीन के हिसाब से 1-2 लाख करके 18-20 लाख रुपए उसको ना दिए जाए, वो पानी नहीं खोलता। वारे पे अलग से झगड़े, उसके बाद बारदाने पे एक दूसरे के बाल नोचे, फिर उसके बाद ये ऐसी निकट्टू नायल नठल्ली हुकूमत बैठी हुई है कि जिस वक्त यहाँ पर किसानों का प्याज लगा, इन्होंने पता नहीं मिस्र से कि कहां से इन्होंने प्याज वहां से इंपोर्ट कर लिया। अब मुल्क में कह रहे हैं कि चीनी बहुत ज्यादा है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के बयानात पहले भी पढ़े हुए कि चीनी का बहरान पैदा नहीं होगा, और मैं गवाह हूं लोगों ने कितना कमाया इसमें। बिल्कुल कि यहाँ से साहब हैं वो इनके बहुत करीबी समझे जाते हैं। अब उन्होंने मुझे कहा कि चीनी मिले, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चीनी में कैसे किलो 2 किलो मांग रहा है, 4 किलो मांग रहा है, 5 किलो मांग रहा है। फिर पता चला कि जी वो आपके तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स होंगे और ये और वो, कितने मर्जी टन ना वो चीनी हमें चाहिए। थोड़ा बीच में ना मतलब ये कि वो, तो फिर जब मुझे समझ आई तो अच्छा ये चीनी करनी क्या है, थोड़ा
देर से समझ आती अवाम, है। गंदम, चीनी, महंगाई, सायरा जी इस पे बात हो चुकी है। मैं चाह रही हूँ कि कुछ इस पे आते हैं। मलिक नजीब, अब पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी पे भी कुछ नज़र जो है वो दौड़ानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के जो वज़राए ख़ारिजा 29 और 30 मार्च को पाकिस्तान आ रहे हैं, और उसके साथ ही 30 मार्च को 4 फरीकी जो इजलास होगा, किस नज़र से देख रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया जो है सो पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी जो है उसको मान चुकी है। पूरी दुनिया में इस चीज़ के चर्चे जो हैं वो नज़र आते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये जो दौरा होगा वो कामयाब होगा? उसके साथ ही हम देखेंगे कि ईरान, अमेरिका, इसराइल जो कशीदगी चल रही है उसमें कुछ कमी जो है वो मुतवक्के है। आकाशा, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में आपने सवाल किया था कि अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करेगा तो क्या पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी? तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अगर पाकिस्तान सालसी के लिए कोशिश करेगा तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी। और आप ये देखें कि पाकिस्तान की बात किस हद तक सुनी जा रही है। अब जहाँ तक मामला है कि क्या ये जंग बंदी होगी, मुज़ाकरात कामयाब होंगे, पाकिस्तान का काम है सालसी करना। वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। अब जब तक दोनों फ्रीकैन राज़ी नहीं होंगे जंग बंदी के लिए, तब तक तो राजी तो करेगा ना पाकिस्तान डेफिनेटली, अगर इतने एफर्ट्स मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि पाकिस्तान सिर्फ जो है वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है, किसी के ऊपर अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकता। अब दोनों फ्रीकैन को मनाना किस तरह है ये पाकिस्तान पर है। उसके साथ जो अभी कल एक मीटिंग होनी है, ये 2 दिन मुज़ाकरात चलने हैं इनके साथ, वज़राए ख़ारिजा की जो इजलास है। अब इसमें देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है अभी, क्योंकि अमेरिका और इसराइल तो नहीं चाह रहा, लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है कि ये जंग बंदी हो और उनकी शराइत पर हो, लेकिन ईरान ये चाह रहा है कि जंग बंदी हो और ईरान की शराइत पर हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ईरान का मौक़िफ़ जायज़ है, क्योंकि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है। ईरान ने जंग के लिए पहल नहीं की थी और ना ही ईरान की तरफ से कोई इस तरह के हमले किए गए थे। पहल जो है वो हुई थी इसराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से। तो क्या उन्होंने जो 15 निकात दिए हैं उस पर ईरान जो है वो राजी हो जाएगा? क्योंकि ईरान ने भी अपनी 5 शराइत जो है वो रख दी है सामने की, 5 शराइत मानेंगे तो उसी के बाद ही जंग बंदी जो है वो हो सकती है, क्योंकि पहल आपने की है, लेकिन अब जब तक हम नहीं चाहेंगे जंग नहीं रुकेगी। देखें, जिस टाइम टेबल टॉक होती है वहाँ पर दोनों फ्रीकैन की गुफ्तगू शनीद होती है। वहाँ पर जो सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक होते हैं या जो भी किरदार होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि एक फ्रीक की कुछ थोड़ी सी बात मानी जाए, कुछ दूसरे फ्रीक की मानी जाए। सर, एक तरफ 15 शराइतें, दूसरी तरफ 5 शराइतें। तो अब वो उन 15 की 15 ज़रूरी नहीं है कि वो 15 मानी जाए, हो सकता है 1-2 शराइत मानी जाए, 1-2 ना मानी जाए। इसी तरह ईरान की तरफ से 1-2 शराइत मानी जाए, 1-2 ना मानी जाए। वो उसमें डिले हो सकता है कि हम अभी वक्ती तौर पर जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं, जो दूसरा दौर होगा मुज़ाकरात का उसमें हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये मुज़ाकरात ऐसा नहीं है कि एक ही मरहला होगा और मुज़ाकरात में जो कुछ फ़ाइनल होना है वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल होंगे। पहले मरहले में कुछ चीज़ें सेटल होंगी, उसके बाद सर हम देख रहे हैं कि उसमें हुआ ये था, उसमें ये हुआ था कि अमेरिका की तरफ से दोबारा जो है वो हमले किए गए थे इसराइल की तरफ से। तो अब ईरान इसी चीज़ की तो गारंटी चाह रहा है कि आप हमें इस चीज़ की गारंटी दें कि आइंदा जो है वो ईरान पर जंग इस तरह की मुसल्लत नहीं की जाएगी, मुस्तकिल जंग बंदी के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएं। अब इसमें जो पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक भी जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को यकीनी तौर पर ये बात माननी चाहिए। और क्योंकि ट्रंप साहब जिस टाइम आए थे उनका यही कहना था कि मुझे नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए, मैं जंग बंद कराने के लिए आया हूं। मुझे ना मिला, मतलब इसके बाद भी 8 जंगें रुकवाई हैं और अब एक जंग जो है, अब इस जंग में अमेरिका को जबरदस्ती धकेला गया नहीं, वो अब कह रहे हैं अब अगर मुझे ना मिला तो किसी और को भी मैंने ये नोबेल अमन इनाम जो है वो नहीं लेने देना है। सगीर चौधरी साहब, ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान डील चाहता है और हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, मतलब एक तरफ मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमले भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा धमकियां भी दी जा रही है। सर, छोटा सा एक आंसर जो है मैं आपसे चाह रही हूँ, शॉर्ट आंसर देखिए, शॉर्ट आंसर में तो इसका जवाब मुमकिन नहीं है कुछ, लेकिन कोशिश करूँगा। ट्रंप साहब जो हैं वो 8 मरतबा जंग बंदी की जो है वो ऐलान कर चुके हैं इस 1 महीने के दौरान, लेकिन जंग जो है वो जारी है, ठीक है। और इसराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन ईरान जो है उसके मुकाबले में बड़ी शिद्दत से जो है वो हमले कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्रंप साहब जितने भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो स्टेटमेंट सिर्फ जो है वो हवा में दे रहे हैं। और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने 2 दिन पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंबी चौड़ी, उसमें उसने सारी वजाहत कर दी है कि हमारे किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं है, ट्रंप से हमारी किसी रजीम से कोई बातचीत नहीं हुई, ये सब चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। उन्होंने सारी चीज़ों को
मुस्तरद कर दिया। अब देखें सालसी का किरदार जो है वो सालसी का किरदार जो है वो तो जी सालसी का किरदार जो है वो तो बहुत सारे कोई 1 दर्जन से 2 दर्जन के करीब ममालिक हैं वो पहले दिन से अदा कर रहे थे और उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, सऊदी अरब और इस चीज को पूरी दुनिया मान चुकी है। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ चुका है। बहुत शुक्रिया सायरा सगीर चौधरी, मलिक नजीब, डॉक्टर बशारत, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। और अब बातें तो ये भी हो रही है कि जंग जो है वो महीनों नहीं बल्कि चंद हफ्तों में ही खत्म हो जाएगी। जो वजीर खारजा मार्को रूबियो हैं वो ये कह रहे हैं। कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसी के साथ ही अपने मेजबान आकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।